Hello everyone, I am Saksham Pandey, a physics teacher, and from today onwards we are going to start the new session of class 9th physics, and from today onwards we are going to study the course of class 9th. So the first chapter that I am going to discuss with you is motion in one dimension. अब इस चैप्टर में पहली बात तो ये जो वर्ड्स आए मोशन इन वन डायमेंशन, इसको समझते हैं. ठीक है, तो मोशन हम लोग ऐसे डिफाइन कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ जो रेस्ट पे नहीं है. ठीक है, जैसे आप अपने आसपास की चीज़ें देखिए, अगर आपको कोई चीज़ रेस्ट पे दिख रही है तो मतलब है वो मोशन में नहीं है. लेकिन कोई चीज़ रेस्ट में है, ये हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ये हम लोग डिफाइन करते हैं उसके आसपास की चीज़ों से, इन रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, मोशन को भी सेम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ऑब्जेक्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल किए हो तो ट्रेन में आपको अपने सामने वाला बंदा रेस्ट पे दिखता है. ठीक है, और बाहर की चीज़ें आपको पता चलता है कि हाँ ट्रेन मोशन में है. ठीक है, ये आपका पर्सपेक्टिव है. वैसे ही आपके सामने वाला आपको देख के रेस्ट में डिफाइन कर देगा, ट्रेन को वो मोशन में डिफाइन कर देगा. लेकिन जो बाहर बंदा है, जो ट्रेन से बाहर है, जो प्लेटफॉर्म पे देख रहा, वो ट्रेन को भी मोशन में डिफाइन करेगा, आपको भी मोशन में डिफाइन करेगा. तो ये अलग अलग कैसे एंगल निकला, अलग अलग पर्सपेक्टिव का क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है कि आपके लिए सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स कुछ अलग है, दोनों लोग के लिए टाइम भले सेम है. ठीक है, लेकिन आपके लिए सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स अलग हैं, बाहर वाले के लिए सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स अलग हैं. ठीक है, इसके बारे में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है हमारा वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ के डिफ्रेंसिएशन से. ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है. ठीक है, अब मैंने बोला स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, है ना. अब दोनों में पहली बात जो सेम वर्ड है क्वांटिटी. ये क्वांटिटी मतलब क्या है? ये क्वांटिटी यहाँ पे है फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, दीज क्वांटिटीज आर डिफाइंड एज फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज. और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकें और एक्सप्रेस कर सकें. अब फिजिकल क्वांटिटी इज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड. जैसे अगर मैं बोलूं कि आपका बॉडी वेट कितना है, तो आप बोलोगे सर 50 kg. तो आपने प्रिसाइजली मुझे मेजरमेंट अपना बता दिया ना. अभी 50 kg आप कहीं पे भी बोलो, बंदा समझ जाएगा, है ना. तो वेट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी. फिर मैंने बोला कि शॉप पे जाके कि भैया मुझे 2 लीटर दूध दे दो, है ना, 2 liters ऑफ मिल्क. तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, बिकॉज आई हैव मेजर्ड द अमाउंट ऑफ मिल्क आई वांट, है ना. तो जो भी चीज़ आप मेजर कर सकते हो दैट इज योर फिजिकल क्वांटिटीज. एंड जो चीज़ें आप नहीं मेजर कर सकते हो, ठीक है, जैसे द साइज ऑफ दिस यूनिवर्स, दैट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी क्योंकि वो मेजरेबल नहीं है. और द अमाउंट ऑफ हेयर यू हैव ऑन योर हेड, दैट इज नॉट मेजरेबल. तो या फिर द अमाउंट ऑफ स्टार्स यू कैन सी इन द स्काई, दैट यू कैन नॉट मेजर. तो वो सब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है. लेकिन जो भी चीज़ आप मेजर कर सको वो फिजिकल क्वांटिटीज है ना. तो एग्जाम्पल में उसने वही बताया है कि इफ द लेंथ ऑफ अ स्टूडेंट इज 104 सेंटीमीटर, देन 104 इज इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. ये हम लोग अगले चैप्टर में समझेंगे. ये हालांकि आपके बुक में पहला ही चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन हम लोग ने उठाया है सेकंड चैप्टर क्योंकि उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है फिजिक्स में. ठीक है, हम लोग ने अगर इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया फिजिक्स में तो बाकी सारी चीज़ें
छोटी लगने लगेंगी। आप खुद ही जब किताब उठा के पढ़ने लगोगे तब आपको मज़ा आएगा और चीज़ें आपके दिमाग में घुसेंगी। तो इसीलिए मेरा काम है कि आपका मैं इंटरेस्ट जगाऊं फिज़िक्स जैसी चीज़ों में, क्योंकि फिज़िक्स से ज़्यादातर स्टूडेंट्स भागते हैं, है ना। इसीलिए मैंने सेकंड चैप्टर उठाया, लेकिन फर्स्ट चैप्टर हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे, तब हम लोग समझेंगे किसी चीज़ को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। उस चैप्टर का नाम ही है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड इट्स मेजरमेंट। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ तो मैंने छोटा समझा दिया, उसमें और डिटेल में समझेंगे, लेकिन हम लोग इस चैप्टर पे आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज समझें, अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज पे आते हैं, है ना। अब स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, है ना। इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड मतलब होता है किसी भी चीज़ का मेजरमेंट, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ मास की बात, मास, तो किसी भी चीज़ का मास आप डिफाइन करते हो बस उसके मैग्नीट्यूड से, है ना। तो आपने मास किसी भी चीज़ का डिफाइन किया, फॉर एग्जाम्पल आई एम लिफ्टिंग दिस ऑब्जेक्ट, इसका मास मुझे लगा 5 kgs, तो मैंने लिख दिया 5 kgs। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व है, कोई डायरेक्शन नहीं इन्वॉल्व है कि मैंने बोला ये 5 किलो का है ईस्ट डायरेक्शन में, नहीं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं इन्वॉल्व है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होता है, मैग्नीट्यूड। और मैंने बोला कि आपके घर से आपके स्कूल तक की डिस्टेंस कितनी है, तो आपने बोला सर डिस्टेंस मेरे ख्याल से है 5 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे भी सिर्फ मैग्नीट्यूड आपने लिया, कोई भी डायरेक्शन नहीं लिया। लेकिन इसके कॉन्ट्राडिक्टरी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ अपने स्कूल का रास्ता, तब आप बताने लगोगे ना, हाँ सर उसके लिए आपको क्या करना होगा कि मैं घर से निकलूँगा, लेफ़्ट लूँगा, फिर राइट लूँगा, फिर पहुँचूँगा। तो आपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे डायरेक्शन भी गाइड की, है ना। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट की बात, डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अगर मैं बोला कि 1 किलोमीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आपको बताना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, मतलब आप ईस्ट में 1 किलोमीटर चले, या फिर 2 किलोमीटर्स ड्यू वेस्ट, आप 2 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चले, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ बताना है 5 किलोमीटर, ईस्ट जा रहा वेस्ट जा रहा बॉडी, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में। स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है ना। अब एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटीज में आता है लेंथ, है ना, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क, पावर। इन सब में सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही आपका काम चल जाएगा। जैसे अगर मैंने बोला कि इस रूम का एरिया है मान लीजिए 100 मीटर स्क्वायर, तो आपका काम चल गया ना। हमको ये तो नहीं बताना पड़ा कि 100 मीटर स्क्वायर सर लेफ्ट की डायरेक्शन में है। या फिर मैंने अगर बोला वॉल्यूम, आपके बॉटल का वॉल्यूम है मान लीजिए 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपका उससे काम चल गया। आप तो नहीं बताओगे कि सर मेरे बॉटल का वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब नीचे के डायरेक्शन में, है ना। तो ऐसे ही स्केलर क्वांटिटीज काम करती हैं। स्पीड, आपके गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है ना। अब स्पीडोमीटर क्या बताता है कि आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, 20, 30, 40, 50, 60 इतने किलोमीटर पर आवर्स पे चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये तो नहीं बताना पड़ता कि किस डायरेक्शन में चल रही है ना। आपने बोल दिया 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर कवर कर लेगी 1 घंटे में। आपको डायरेक्शन तो नहीं बताना पड़ा। तो स्केलर क्वांटिटीज़ में आपको डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता। लेकिन अगर मैं बात करूं उसी के कॉन्ट्रडिक्शन में वेक्टर क्वांटिटीज़ की, तो यहाँ पे आ जाता है डिस्टेंस का बड़ा भाई डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ हो जाती है, इसमें आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। फिर स्पीड का बड़ा भाई वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस आएगा? अगर मैं बोलूँ आपके कार की स्पीड है
50 किलोमीटर पर आवर, फिर मैं बोलूँ आपके कार की वेलोसिटी है 50 किलोमीटर आवर, दोनों सेम ही बातें हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा 50 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ड्यू किस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन जहां आप चला रहे हो, ड्यू नॉर्थ, कि आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो ये दोनों मिलके बनाएंगे वेलोसिटी, है ना। स्पीड के साथ ही अगर आपने डायरेक्शन जोड़ दी तो वो बन गया वेलोसिटी, डिस्टेंस के साथ आपने डायरेक्शन जोड़ दी तो वो बन गया डिस्प्लेसमेंट, फिर एक्सेलरेशन मोमेंटम ऑफ फोर्स, है ना, और हमारा थ्रस्ट वेट। अब हम लोग फोर्स की बात करें, फोर्स से बहुत अच्छी चीज़ समझ में आती है वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। जैसे अगर मैंने आपको एक टास्क दिया कि जाओ धक्का दो, मैंने आपको सिर्फ बोला कि अप्लाई अ फोर्स, तो आप सोचने लगोगे सर किस पे अप्लाई करूँ फोर्स, सर किस डायरेक्शन में अप्लाई करूँ फोर्स, कहाँ फोर्स अप्लाई करना है, कितना अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप मुझसे दो चीज़ें पूछ रहे हो, अगर मैं आपको सिर्फ एक टास्क दूं कि जाओ बेटा गो अप्लाई सम फोर्स ऑन अ बॉडी, तो आप मुझसे तुरंत पूछोगे कि सर ये बताइए कितना फोर्स अप्लाई करना है मुझे, क्या मैं अपनी पूरी जान लगा दूं। तो पहले मैं आपको बोलूंगा सम फोर्स की जगह मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा बेटा आप ऐसा करो 10 न्यूटन फोर्स लगा दो। न्यूटन ऐसा यूनिट होती है फोर्स की, हम लोग आगे समझेंगे। 10 न्यूटन फोर्स लगा दो इस बॉडी पे, मान लो मैं आपको बोला 10 न्यूटन फोर्स लगा दो इस बॉडी पे, तो आप आ गए और सोच लिए चलो 10 न्यूटन फोर्स लगाएं, पर आप मुझसे एक और चीज़ पूछोगे, सर ये बताइए मुझे इधर से फोर्स लगाना है इस पर कि इधर से लगाना है, डायरेक्शन तो बता दीजिए, किस डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगाना है। तो मैं बोलूँगा 10 न्यूटन ऑफ फोर्स ड्यू ईस्ट, मतलब इस बॉडी पे आप 10 न्यूटन फोर्स लगाओ ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए फोर्स, अगर मैं बात करूं फोर्स जैसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो ये दोनों चीज आपको बताएगी, मैग्नीट्यूड भी बताएगी। सो दिस इज आर मैग्नीट्यूड एंड दिस इज आर, साथ में बोलो डायरेक्शन, है ना। तो दोनों चीज इन्वॉल्व हो गई ना, मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व हो गई, डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो गई। और मजेदार चीज बताऊं फोर्स के बारे में, मान लो मैं अगर कैलकुलेशन करने पे आ जाऊं दोनों चीजों की, तो बहुत अच्छा एग्जांपल लूंगा। अगर ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स पे तुम फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है, तुमने फोर्स लगाया इस बॉक्स पे इस डायरेक्शन पे 5 न्यूटन का, है ना। तो ये बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इतनी बात क्लियर आई। लेकिन यहीं पे तुम्हारा दोस्त आ गया, तुम्हारा बड़ा भाई आ गया, कोई भी आ गया जिससे अभी तुम्हारी लड़ाई चल रही है, वो बोला नहीं ये बॉक्स इधर नहीं जाएगा, ये बॉक्स इधर जाएगा, तो उसको क्या करना होगा, इस बॉक्स को इधर की जगह इधर लाने पे, सोचो। इसको यहां से फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 5 न्यूटन से ज्यादा का, कम का, या 5 न्यूटन का। देखो अगर इसने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 5 न्यूटन इधर से भी लगा, 5 न्यूटन इधर से भी लगा, ये बॉक्स कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा, ठीक है, मूव ही नहीं कर पाएगा, रेस्ट पे रहेगा। और अगर इसने 5 न्यूटन से कम का लगाया, मान लो अगर इसने 4 न्यूटन का भी लगाया, तब भी ये बॉक्स इधर ही मूव करता रहेगा क्योंकि इसका फोर्स कम है। लेकिन अगर इसने अपनी ताकत दिखाई और इसने लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स, तो ये बॉक्स इधर मूव करने लगेगा, इधर की जगह, है ना। तुम हारने लगोगे। तो अब बात वहीं पे रोक दे रहे हैं। अब तुम मत बोलना कि मैं सर 15 लगाने लगूंगा, बात यहीं पे रोकते हैं, ये जीतने लग रहा है। आगे देखते हैं क्या होगा। इस डायरेक्शन पे बॉक्स मूव करने लगा। तो अगर मैं देखूं कि अगर मुझे वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या मैं सिंपली तुम दोनों लोग का फोर्स ऐड कर सकता हूं। मतलब मैं मान लो आप ए हो,
दूसरी बॉडी B है। मैंने बोल दिया कि नेट फोर्स क्या है इस बॉक्स पे, टोटल फोर्स बताओ भैया मुझे। तो क्या मैं सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ कि मैंने एक बोला ऐड कर दो यार A प्लस B को, क्या है 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स उधर से लग रहा है, इस बॉक्स पे टोटल 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको ध्यान देना है किस चीज़ का, आपको ध्यान देना है डायरेक्शन का। अगर एक ऐसा, ये हम लोग कर सकते हैं अगर आप दोनों लोग एक ही डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हो, मान लो आप भी इधर से लगा रहे हो, आपका दोस्त भी इधर से लगा रहा, तो ये इधर जाएगा तो ये बॉक्स फेस ही करेगा 15 न्यूटन का फोर्स, आप दोनों लोग का कलेक्टिव फोर्स। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इधर से इसने फोर्स लगाया, आपने इसका आधा फोर्स कैंसिल आउट किया, तो अभी हमें डायरेक्शन की वजह से क्या करना होगा, बड़े फोर्स से छोटे फोर्स को माइनस कर देना होगा। तो 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, तो ये बॉक्स पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन का है। बात यहाँ पे खत्म नहीं है, डायरेक्शन मुझे बताना होगा। तो इन द लेफ्ट डायरेक्शन, ड्यू लेफ्ट डायरेक्शन, या फिर ज्यादा सही होगा इन लेफ्ट डायरेक्शन, है ना। इस बॉक्स पे लेफ्ट के डायरेक्शन पे 5 न्यूटन का फोर्स, नेट फोर्स लग रहा है। भले इस पे कितना भी फोर्स इधर से लगे इधर से लगे, इस बॉक्स पे नेट फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो देखा, वेक्टर क्वांटिटीज को एडिशन सब्ट्रैक्शन नॉर्मली हम लोग एल्जेब्रिक कैलकुलेशन जैसे नहीं कर सकते हैं कि हमको जो भी दिखा हमने ऐड कर दिया, हमें डायरेक्शन का ध्यान देना होगा। और अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करूं, अगर मुझे बात करनी होती डिस्टेंस की, कि आप अपने घर से निकले हो या आप अपने घर से निकले हो, स्कूल की तरफ जा रहे हो, स्कूल से कोचिंग आओगे, कौन सी, संजय पांडे क्लासेस आओगे, और फिर संजय पांडे क्लासेस से घर चले जाओगे, है ना। इतनी चीजें आप करोगे और बीच में आप कहीं अगर इधर उधर भटकते हो तो वो मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ कि कुछ खाने के लिए चले गए कहीं पे, वो सब बात को साइड रखते हैं। अभी हम समझ रहे कि आप एक अच्छे बच्चे हो, आप घर से निकले, स्कूल गए, स्कूल से गए स्कूल कोचिंग, और कोचिंग से चले गए घर, ठीक है। तो माना होम से आपका स्कूल तक का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर्स का, है ना। स्कूल से कोचिंग तक का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का, और कोचिंग से होम तक का डिस्टेंस है मान लिया 1 किलोमीटर का, ठीक है। इतनी चीज़ें। अब अगर मैं, या फिर मैं नहीं, मान लीजिए आपके फादर आपसे घर पे पूछते हैं कि बेटा ये बताओ आजकल तुम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, घर से तुम निकलते हो और पूरे दिन भर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, तो तुम कैलकुलेट करने लगोगे, यार डिस्टेंस पूछा है और डिस्टेंस तो सर ने बताया था कि एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में मुझे डायरेक्शन देखना नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं सबको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं 2 किलोमीटर स्कूल तक जाता हूँ, ठीक है, 1 किलोमीटर मैं कोचिंग तक गया, ठीक है, और 1 किलोमीटर और मैं घर तक आया, 1 किलोमीटर और। तो यहाँ पे मैंने ट्रैवल किया 4 किलोमीटर। मैंने बोल दिया कि पापा मैं 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ हर दिन। आपने बोला बहुत अच्छा बेटा, सही है। अब ये बताओ तुम डिस्प्लेसमेंट कितनी करते हो। मान लो तुम घर से निकले और घर पे पहुंच गए, तो तुम डिस्प्लेसमेंट कितनी करते हो। तो तुम सोचने लगे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट तो सर ने बताया था कि इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरी कितनी होगी, ये सोचने वाली बात है ना। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सोचने वाली बात है, और थोड़ा टाइम मैं दे भी रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इसकी सोचो यार क्या होगी। कि ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया कि अगर आप घर से निकले, स्कूल गए, स्कूल से गए कोचिंग, और कोचिंग से चले गए घर, तो आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। तो तुम मान लो बोल दिए कि सर पापा मैं 4 ही किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट भी करता हूँ। पापा बोलेंगे नहीं बेटा फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो आजकल। तो तुम बोलोगे कि क्यों पापा, ऐसा क्यों। पापा बोलेंगे नहीं तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट तो 0 किलोमीटर्स की हो गई है। बोलोगे अरे मैं तो थक गया हूँ, 4 किलोमीटर तो मैं चला हूँ।
तो फिर तुम्हारे पापा समझाएंगे, नहीं बेटा देखो तुम डायरेक्शन पे नहीं ध्यान दे रहे हो, तुम चले और जिस पॉइंट से स्टार्ट किए थे, मान लो होम तुम्हारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ए बी सी, फिर से तुम ए पॉइंट पे पहुंच चुके हो, ये तुम चले और वापस तुम अभी ए पॉइंट पे हो, तो डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन हमारी एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस नहीं होती है। यही पॉइंट है वेक्टर क्वांटिटीज़ का, यहाँ पे तुम नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। तो तुम ए पॉइंट से अगर ए पॉइंट पे वापस चले गए तो सारी तुम्हारी मेहनत खराब फिजिक्स के अकॉर्डिंग, तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट हो गई 0 किलोमीटर्स की, है ना। तो ये हम लोग कैलकुलेशन आगे समझेंगे। और अगर मैं बात कर लूँ एक और क्वेश्चन की, मान लो अगर मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, समझ लो कि अगर ये मैथ्स किसी की स्ट्रांग है तो उसको तो मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन में, और जिसकी नहीं स्ट्रांग है वो क्या करेगा, स्किप कर देगा, नहीं सॉल्व करेगा, कल ऐसे ही आ जाएगा क्लास में। तो मान लो ये पूरा जो तुम्हारा पाथ है, तुम्हारा रूट है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है ना, ये और ये, मान लो ये जो तुम्हारा पूरा पाथ है ये बनाता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। अब अगर मैं पूछूं, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल है तो थोड़ा सा मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे मैथ्स की संतुष्टि के लिए। ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है तो हाइपोटेन्यूज ये हुआ, तो सबसे बड़ी डिस्टेंस ये, फिर ये, है ना। तो अगर ये पूरा क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछ लिया गया कि बताओ बेटा तुम्हारा डिस्टेंस कितना है, तो अभी भी नहीं, मान लो क्वेश्चन चेंज हुआ और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ बेटा तुम्हारा होम से स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है, तो वो तो हमारा 1 किलोमीटर ही रहेगा। और अगर पूछा जाए कि होम से स्कूल तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो फिर यहाँ पे तुम दिमाग लगाओगे इस बार कि डायरेक्शन भी है और तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे भी गए हो, तो डिस्प्लेसमेंट भी 1 किलोमीटर की ही रखनी चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देने वाली होगी कि तुम मान लो चले हो ऐसे, है ना, मान लो तुम ऐसे चले गए बी तक, फिर तुम चले और ऐसे आ गए सी तक, फिर तुम चले और ऐसे आ गए इस पॉइंट तक, तो मान लो तुम 1 किलोमीटर, ये सबसे छोटी डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है यहाँ से यहाँ तक। ये ऐसे डिस्टेंसेस थोड़ी ना होती हैं, तुम्हें तो रोड से जाना पड़ेगा, तो तुम भले चले हो 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर हो जाएगी डिस्टेंस तुम चले हो, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो हमेशा होती है शॉर्टेस्ट पाथ। तो तुम ऐसे गए हो तो वो डिस्टेंस है, और सबसे छोटा पाथ है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वैसे ही स्कूल से इधर तक की बात करूं तो तुम ऐसे भले चल के गए हो 3 किलोमीटर, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ है 1 किलोमीटर का, तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस। अब होमवर्क ये है कि बताओ तुम्हारी कोचिंग से होम तक की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 5 किलोमीटर्स, रास्ता तुम्हारा 5 किलोमीटर्स का है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 किलोमीटर की है, तो तुम्हें कल इतना बस सॉल्व करके आना है कि तुम्हारी कोचिंग से होम तक की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल हम लोग बात करेंगे इसी के आगे रेस्ट और मोशन की, जो हम लोग ने टॉपिक उठाया था लेकिन पूरा नहीं किया। कल हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। और इफ़ you guys are liking my teaching, so you can join our class Sanjay Pandey classes, and you can also contact us on our number, that is 9415614156। ये नंबर यहाँ पे भी डिस्प्ले कर रहा है। यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप अस, ये हमारा वेबसाइट है OMSPC, एंड दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल जहाँ से आप वीडियो देख रहे हो, और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है OMSPC नाम से। सो इफ़ यू गाइज वांट टू जॉइन आवर ऑफलाइन क्लासेस, so you can register yourself in our coaching Sanjay Pandey classes. Guys, thank you.